Assalamu alaikum. With the wish and hope that you are in good state of your health and doing well. आज के सेशन के अंदर हम जो है वो देखेंगे लैब नंबर 3 मैथमेटिकल मॉडलिंग ऑफ डायनेमिकल सिस्टम्स यूजिंग डिफरेंशियल इक्वेशंस एंड ट्रांसफर फंक्शन। ठीक है, तो लैब नंबर 3 को ओपन करते हैं। इस लैब में हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स होंगे वो ये होंगे टू बिकम फेमिलियर विद डिफरेंट टेस्ट सिग्नल्स। टेस्ट सिग्नल्स किस तरह के होते हैं कंट्रोल सिस्टम में, और मैथमेटिकल मॉडल हम किस तरह से ड्राइव करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस के थ्रू, या फिर ट्रांसफर फंक्शन की फॉर्म में हम किस तरह से जो है मैथमेटिकल मॉडल्स को ड्राइव कर रहे होते हैं। और थर्ड ऑब्जेक्टिव होगा टू मॉडल अ सिमुलेशन डायग्राम यूजिंग डिफरेंशियल इक्वेशन की मदद से हम किस तरह सिमुलेशन डायग्राम जो है वो बना रहे होते हैं। ठीक है, मैथमेटिकल मॉडल बेसिकली होता क्या है, एन एब्स्ट्रैक्ट मॉडल दैट यूजेस मैथमेटिकल लैंग्वेज टू डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ द सिस्टम। कोई भी सिस्टम, आइदर वो इलेक्ट्रिकल हो, मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रोकेमिकल हो, केमिकल हो या थर्मल हो, उन सिस्टम्स को जो है हम मैथमेटिक्स के थ्रू जो है वो डिफाइन कर रहे होते हैं, जो उस सिस्टम के बिहेवियर को जो है वो डिफाइन कर रहा होता है। ठीक है, आपके पास रियल वर्ल्ड में इन सब में से कोई एक या इनका कोई भी कॉम्बिनेशन, जैसे यहाँ पे आपको इलेक्ट्रोमैकेनिकल कॉम्बिनेशन दिख रहा है, इस तरह के सिस्टम जो है वो एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो कंट्रोल सिस्टम जो हम बेसिकली करते हैं क्या है कि हम एक रियल वर्ल्ड सिस्टम लेते हैं, उसको फॉर्मुलेट करते हैं और उसके बाद उसका एक मॉडल बना लेते हैं, जो कि आपके पास मैथमेटिकल मॉडल होता है, जिसके पास सिस्टम की बिहेवियर की इंफॉर्मेशन होती है कि हाउ योर सिस्टम इज गोइंग टू बिहेव अंडर डिफरेंट कंडीशंस। ठीक है, अंडर डिफरेंट सिग्नल्स, इनपुट सिग्नल्स इनपुट सिग्नल जब हम उसे देंगे तो वो किस तरह से बिहेव करेगा। तो दिस इज द वेरी फर्स्ट पार्ट कि सबसे पहले आपको मॉडल चाहिए होता है। मॉडल निकालने की डिफरेंट टेक्निक्स हैं जो हम थ्रू आउट दिस कोर्स जो है वो देखेंगे। आज की लैब के अंदर हम जो है वो देखेंगे कि मैथमेटिकल मॉडल डिफरेंशियल इक्वेशन और ट्रांसफर फंक्शंस के थ्रू किस तरह से निकाला जाता है। ठीक है, फिर इन फ्यूचर लैब्स हम मॉडल निकालने के और भी मेथड्स को एक्सप्लोर करेंगे। मॉडल जब आपके पास आ जाता है तो आपको पता है कि अब आपका सिस्टम जो है वो किस तरह से बिहेव कर रहा है। ठीक है, तो फिर आप उसकी एनालिसिस करते हैं और उसकी बेसिस के ऊपर कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं कि ओके, अभी सिस्टम का बिहेवियर ऐसा है। ठीक है, फिर आप इंटरप्रेट करते हैं कि अगर मैं इसके साथ इस तरह करूं तो इसका रिजल्ट ऐसा हो जाना चाहिए। ठीक है, वो आपकी प्रिडिक्शन और एक्सप्लेनेशन होती हैं। उन प्रिडिक्शन और एक्सप्लेनेशन की बेसिस को आप इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, वो जो जो भी आपने अप्रोच यूज किया, जो भी कंट्रोलर आप सेलेक्ट करेंगे उन्हें आप इम्प्लीमेंट करते हैं। फिर आप टेस्ट करते हैं। टेस्ट करने के बाद आपके पास रियल वर्ल्ड में न्यू सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, इसकी मैं मिसाल इस तरह से देता हूँ आपको कि आपके पास जो है, फॉर एग्जांपल आपके पास जो है वो चार्जर्स, सबके पास मोबाइल फोन सबके पास चार्जर होते हैं। ठीक है, तो वो एक चार्जर है, उसके साथ प्रॉब्लम ये है कि वो मोबाइल फोन को 1 घंटे में 2 घंटे बाद जो है वो फुल चार्ज करता है। ठीक है, तो एक प्रॉब्लम हमारे पास इनिशिएट हुई कि चार्जर्स आर स्लो। ठीक है, तो उसको फॉर्मुलेट किया, उसका मॉडल निकाला गया उस चार्जर का। ठीक है, और फिर उसको एनालाइज करने के बाद उसमें में से मैथमेटिकल कंक्लूजन ड्रॉ की गई कि अच्छा ये स्लो इस वजह से, और फिर उसको इंटरप्रेट किया कि अच्छा हम इसके साथ ये करें तो ये इसकी जो चार्जिंग है वो फास्ट हो जाएगी। ठीक है, तो अब आपके पास फास्ट चार्जर्स जो है मार्केट में अवेलेबल है, तो वो इसी मेथड के थ्रू जो है वो इसी साइकिल के थ्रू गुजरते हैं। फिर उसको टेस्ट किया जाता है, ओके इज दिस सोल्यूशन प्रैक्टिकली वायबल, क्या प्रैक्टिकली ऐसा किया जा सकता है। अगर इफ इट इज अ सक्सेस तो आपके पास एक नया डाटा आ जाता है, एल्स यू गो बैक टू द लूप और आप अपनी मैथमेटिकल कंक्लूजन और इंटरप्रेट करते हैं कि अच्छा अब इसको मजीद क्या करें जो ये इसके अंदर जो प्रॉब्लम आ रही है वो करेक्ट हो जाए। सो इन दिस कोर्स हम ये पूरा साइकिल कंप्लीट करेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम मॉडलिंग, then analysis, then interpretation, जिसके अंदर हम जो है वो इंटरप्रेट कर रहे होंगे
कि इसके साथ ऐसे करने से ऐसा हो जाएगा, और फिर उसकी बेसिस के ऊपर हम एक्सप्लेनेशंस देंगे कि इस कंट्रोलर को इस तरह से करेंगे तो ये वाला कंट्रोलर सेलेक्ट करेंगे तो इसका जो है वो रिस्पॉन्स इस तरह का हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, और फिर उसको टेस्ट करके आपके पास एक नया सिस्टम जो है वो लॉन्च हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो मॉडल है, मॉडल करने के लिए हमारे पास मैथमेटिकल मॉडलिंग के लिए डिफरेंट टूल्स हैं, जिसमें से कुछ यहाँ पे डिफाइन किए गए हैं। वो ये हैं कि आप डिफरेंशियल इक्वेशंस के थ्रू सिस्टम को मॉडल कर सकते हैं, आप उसके ट्रांसफर फंक्शन के थ्रू सिस्टम को बता सकते हैं, आप इम्पल्स रिस्पॉन्स के थ्रू बता सकते हैं, और आप स्टेट स्पेस के थ्रू सिस्टम की रिप्रेजेंटेशन बता सकते हैं। The differential equations are applicable to all systems with the limitation of that finding the solution of differential equation is very lengthy and complex. ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन हर किस्म के सिस्टम के ऊपर अप्लाई किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन इसका सोल्यूशन फाइंड करना इज अ वेरी लेंदी और कॉम्प्लेक्स, बहुत मुश्किल तरीका है। ठीक है, इस वजह से इसको बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता। हाउएवर कोई भी मेथड हो, आपने स्टार्ट डिफरेंशियल इक्वेशन से ही करना होता है, बट आप ट्रांसफॉर्म कर देते हैं उसको इन डिफरेंट फॉर्म्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल जो हमारे पास सेकंड मेथड है ट्रांसफर फंक्शन, आप इसमें क्या करते हैं, इसको लैपलास डोमेन में ले जाते हैं और वहां पे जाके आप जो है सिस्टम को एनालाइज कर रहे होते हैं, तो वो जो एनालिसिस वाला पार्ट है आपका वो बहुत इजी हो जाता है अगर आप सिस्टम को ट्रांसफर फंक्शन में जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। बट ट्रांसफर फंक्शन है सम लिमिटेशंस, वो लिमिटेशंस क्या है कि वो लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम्स के ऊपर ही अप्लाई होता है। अगर आपके पास लीनियर टाइम वेरिएंट सिस्टम आ जाए तो वहां पे वो एप्लीकेबल नहीं होता। ठीक है, और सिर्फ सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट सिस्टम, यानी कोई सिस्टम ऐसा हो जिसका सिर्फ एक इनपुट हो और एक आउटपुट हो तो सिर्फ उसी सिस्टम के ऊपर अप्लाई होगा। इन सिस्टम्स को हम सीसो सिस्टम्स ही कहते हैं। ठीक है, इम्पल्स रिस्पॉन्स का भी यही है। ठीक है, एप्लीकेबल टू लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम, लेकिन इनपुट इज अ यूनिट इम्पल्स विद इनिशियल कंडीशंस टू जीरो। ठीक है, अगर किसी सिस्टम पे हम यूनिट इम्पल्स जो है वो इनपुट करें, अभी ये इम्पल्स क्या होती है हम इसको थोड़ी देर में जो है वो डिस्कस करते हैं। उसका अगर इनपुट इम्पल्स हो और उसकी रिस्पॉन्स की बेसिस के ऊपर हम उसका मॉडल डिफाइन करें तो वो इम्पल्स रिस्पॉन्स हो जाता है। ठीक है, द फोर्थ अप्रोच विच इज मॉडर्न अप्रोच, ठीक है, मॉडर्न कंट्रोल के अंदर अप्लाई होती है, दैट इज स्टेट स्पेस अप्रोच। ठीक है, अच्छा, स्टेट स्पेस का फायदा क्या है, आपके पास ये लीनियर सिस्टम, लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम, ठीक है, सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट सिस्टम, एज वेल एज अगर आपके पास नॉन लीनियर सिस्टम्स हो या टाइम इनवेरिएंट मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट सिस्टम हो। ठीक है, मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट का मतलब कि किसी एक सिस्टम के पास मल्टीपल इनपुट्स हैं और मल्टीपल आउटपुट जो है वो डिलीवर कर रहा है, उन सिस्टम्स के ऊपर भी स्टेट स्पेस अप्लाई हो जाता है। दिस इज अ मॉडर्न कंट्रोल। ठीक है, मॉडर्न कंट्रोल के अंदर आप स्टेट स्पेस के थ्रू सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, और क्लासिकल जो आपके पास कंट्रोल है उसमें आप ट्रांसफर फंक्शंस के अंदर चीजों को जो है वो रिप्रेजेंट करके उसके ऊपर एनालिसिस कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इस लैब के अंदर हम आज की लैब में हम डिफरेंशियल इक्वेशन और ट्रांसफर फंक्शन अप्रोच को देखेंगे किस तरह से हम उसके थ्रू सिस्टम को मॉडल करते हैं, एंड फ्यूचर लैब हम देखेंगे कि स्टेट स्पेस में हम किस तरह से सिस्टम को मॉडल कर रहे होते हैं। तो स्टार्टिंग विद के डिफरेंशियल इक्वेशन में जो है हमारे पास हम सिमुलेशन डायग्राम्स कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो सिमुलेशन डायग्राम्स हम बनाते हैं उससे पहले एक चीज देख लेते हैं कि स्टैंडर्ड टेस्ट सिग्नल्स क्या होते हैं, सिस्टम को हम कौन कौन से सिग्नल्स देते हैं टेस्ट करने के लिए। ठीक है, वो सिग्नल बेसिकली आपके पास जो मोस्ट कॉमनली यूज है वो ये दो सिग्नल्स हैं, लेकिन इसके अलावा ये दो सिग्नल्स से के साथ भी आप सिस्टम को टेस्ट कर सकते हैं। ये होते क्या, सबसे पहले आपके पास इम्पल्स रिस्पॉन्स, सडन शॉक आए। ठीक है, इम्पल्स क्या होती है, बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए आपके पास कोई सिग्नल आए और वो फिर वैनिश आउट हो जाए। ठीक है, उसका टाइम जो है वो बहुत ही ज्यादा स्मॉल होता है लेकिन उसकी इम्पल्स हाई होती है। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिकल की टर्म्स में बात करें,
आपके पास जो आसमान से बिजली गिरती है, ठीक है, उसका टाइम ड्यूरेशन बहुत शॉर्ट होता है, लेकिन उसके अंदर जो मैग्नीट्यूड होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, ठीक है। तो अगर आपके सिस्टम के अंदर कोई शॉक आए, ठीक है, कोई ऐसी चेंज आए जो बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए हो, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड हाई हो, तो वो आप इम्पल्स रिस्पॉन्स के थ्रू देख सकते हैं, ठीक है। मैकेनिकल के रिस्पेक्ट से अगर बात करें तो आप गाड़ी रोड पे ड्राइव कर रहे हैं और आपके टायर के नीचे एक पत्थर आ जाए, ठीक है, तो वो एक सडन शॉक को रिप्रेजेंट कर रहा हो कि कोई चीज आई थोड़ी देर के लिए और फिर चली गई। तो उस केस में आप सस्पेंशन को टेस्ट कर रहे होते हैं कि सस्पेंशन आपका किस तरह से बिहेव करेगा, ठीक है। इलेक्ट्रिकल में आपके पास बहुत सारी डिवाइसेस जो कि इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड होती हैं, उसके अंदर सर्ज करंट होता है। सर्ज करंट यही होता है कि इम्पल्स कितनी देर तक उस सर्ज को वो बर्दाश्त करेगा और कितनी एम्पलीट्यूड के सर्ज को वो बर्दाश्त कर रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास होता है स्टेप रिस्पॉन्स, एक सडन चेंज आ जाए, ठीक है, और वो परसिस्टेंटली जो है वो आपके सिस्टम के अंदर जो है वो एग्जिस्ट कर रहा हो। एट किसी भी टाइम के ऊपर एक चेंज आया और परसिस्टेंटली जो है वो आपके सिस्टम के अंदर जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है। फॉर एग्जांपल आपके सिस्टम के अंदर जो है वो वोल्टेजेस आ रहे थे, ठीक है, वो वोल्टेजेस एकदम से बढ़ गए या वो वोल्टेजेस एकदम से कम हो गए, ठीक है। इन बोथ केसेस आपके पास ये स्टेप रिस्पॉन्स कहलाता है। रैंप पे क्या होता है कि कोई चीज कॉन्स्टेंटली आपके पास इंक्रीज हो ही जा रही है, हो ही जा रही है, हो ही जा रही है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास जब आप इंक्रीज या फिर डिक्रीज हो जाए, डिक्रीज के केस में भी वो जो है वो रैंप ही फंक्शन कहलाएगा, ठीक है, लेकिन उसका स्लोप जो है वो चेंज हो जाता है। तो रैंप सिग्नल आपके पास जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास पैराबोलिक होता है, ठीक है, जिसके अंदर आपके पास पैराबोलिक कर्व बन रहा होता है। तो ये सारे के सारे आपके पास अपीरियोडिक सिग्नल्स हैं। इनको मैटलैब में जो है वो सिमुलेट करने के लिए आप ये कमांड यूज कर सकते हैं, इम्पल्स नम कॉमा डेन। तो आपके पास इम्पल्स बन जाएगी, स्टेप नम कॉमा डेन करेंगे, ठीक है। अच्छा, ये जो मैटलैब कमांड है इसमें आप ये नम कॉमा डेन क्या है, बेसिकली ये एक ट्रांसफर फंक्शन है जो आप सिस्टम का डिफाइन कर रहे होते हैं। इम्पल्स लिखेंगे और साथ में ट्रांसफर फंक्शन देंगे उसका, तो उसका इम्पल्स रिस्पॉन्स आ जाएगा। स्टेप लिखेंगे साथ में ट्रांसफर फंक्शन देंगे तो उसका स्टेप रिस्पॉन्स आ जाएगा। सिमिलरली अगर आपने रैंप रिस्पॉन्स देखना है तो आपके पास उसके लिए ये कमांड यूज होती है, बिकॉज दिस इज नॉट अ कॉमन टेस्ट इनपुट, ठीक है। और इसको हम फिर एलसिम की कमांड से जो है वो जनरेट करें। तो सबसे पहले आपने अपना टाइम स्केल डिफाइन करना होता है और आपने बताना होता है कि आपका जो रैंप है वो बराबर होगा टाइम के। जैसे जैसे आपका टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे आपके रैंप का एम्पलीट्यूड भी बढ़ेगा। फिर आप एल सिम में जाते हैं, ठीक है, और उसमें फिर आप पहले ट्रांसफर फंक्शन बताते हैं और फिर उसके बाद बता देते हैं कि मुझे कौन से इनपुट से इसको जो है वो टेस्ट करना है। पैराबोलिक में आपके पास जो है वो टी स्क्वेयर की टर्म आ जाती है, उसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं और फिर आप एलसिम की कमांड से उसका पैराबोलिक रिस्पॉन्स जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अच्छा, इन टेस्ट सिग्नल्स के दरमियान में कुछ मैथमेटिकल रिलेशंस भी हैं, ठीक है। वो क्या है कि अगर मैं इम्पल्स को जो है वो इंटीग्रेट करता हूँ तो मेरे पास स्टेप आता है, स्टेप को इंटीग्रेट करता हूँ तो रैंप आएगी और रैंप को इंटीग्रेट करूंगा तो पैराबोला आएगा। अभी हम इस चीज को वेरीफाई भी करेंगे। सिमिलरली गोइंग बैक, पैराबोलिक को डिफरेंशिएट करें रैंप, रैंप को डिफरेंशिएट करेंगे तो स्टेप, और स्टेप को डिफरेंशिएट करेंगे तो आपके पास इम्पल्स रिस्पॉन्स आएगा। अब ये मैटलैब कोड है ताकि हम देख सकें कि हमारे पास ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ इम्पल्स, यूनिट स्टेप, रैंप और पैराबोलिक सिग्नल्स किस तरह से होते हैं। तो मैटलैब में हम इस कोड को लिख लेते हैं। अच्छा, इसके अंदर हो क्या रहा है, CLC क्लोज ऑल क्लियर ऑल, या आपकी जो है वो कमांड विंडो जो कि ये है इसको क्लियर कर देगा। क्लोज ऑल कोई भी फिगर अगर खुली हुई होगी तो उसको क्लोज कर देगा। क्लियर ऑल आपका ये जो वर्क स्पेस है इसको क्लियर आउट कर देगा। फिर हमने जो है एक टाइम स्केल डिफाइन कर लिया कि -1 से लेके +1 तक जो है मुझे वैल्यूज प्लॉट करनी है और उनके बीच में जो स्टेप साइज है वो होगा 0.01।
ठीक है, तो ये -1 से शुरू होगा, फिर 0.01 का चेंज आएगा और 0.01 की चेंज के हिसाब से पूरी वैल्यूज यहाँ पे प्लॉट हो जाएंगी। अच्छा, इम्पल्स का आपके पास क्या है कि वो सिर्फ एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर आती है, मैंने बताया था फॉर एट टाइम। ठीक है, अब हमने वो टाइम डिफाइन कर दिया है, t इज इक्वल टू 0, आपकी इम्पल्स आएगी। यूनिट स्टेप क्या होता है कि एक टाइम के बाद उसका जो इम्पल्स का जो मैग्नीट्यूड है वो चेंज हो जाता है और फिर वो कॉन्स्टेंटली परसिस्ट कर रहा होता है। ठीक है, अच्छा, रैम को हम टाइम को मल्टीप्लाई कर दें अगर यूनिट स्टेप से, यूनिट स्टेप से 1 है, 40 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो वो आपके पास रैम बन जाएगा। ठीक है, ये उसका मैग्नीट्यूड है एंड दिस इज टाइम। ठीक है, मल्टीप्लाई करना है। पैराबोलिक में आपके पास टी स्क्वायर हो जाता है, तो ये टी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय यूनिट स्टेप से उसका मैग्नीट्यूड है। अब प्लॉट की कमांड में हमने क्या किया, हमने सबसे पहले टाइम के साथ प्लॉट किया है इम्पल्स को और उसका कलर दे दिया रेड। फिर हमने टाइम के साथ प्लॉट किया है यूनिट स्टेप को और उसका कलर दे दिया येलो। देन टाइम के साथ रैम्प को प्लॉट किया और उसका कलर दे दिया ग्रीन। एंड लास्टली टाइम को प्लॉट किया पैराबोला के साथ और उसका कलर दे दिया ब्लू। अब इस कोड को जो है वो रन करके देखते हैं। तो अब आप ये देखें, ये रेड कलर से आपके पास एक इम्पल्स आई जो कि एट टाइम t इज इक्वल टू 0 पर है और उसके बाद ये वापसी 0 हो गई। देन आपके पास जो येलो कलर है दैट इज यूनिट स्टेप, फॉर टाइम t लेस देन इक्वल टू 0 इट वाज 0 और टाइम t ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये इसका जो यूनिट स्टेप हो गया, यानी इसका जो मैग्नीट्यूड हो गया वो 1 हो गया। रैंप आप देखें ग्रीन से कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रही है आपके पास, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है आपके पास रैंप भी बढ़ती जा रही है। और एंड द ब्लू वन इज पैराबोला। ठीक है, जो आपके पास पैराबोलिक कर्व आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप डिफरेंट टेस्ट सिग्नल्स को जो है वो मैटलैब में जो है वो जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, अब हमें सेकंड चीज जो है वो इम्प्लीमेंट करनी है, वो क्या थी कि हमें इन रिलेशंस को वेरीफाई करना है कि इम्पल्स, स्टेप और रैम्प और पैराबोला ये आपस में जो है वो कनेक्टेड है। यानी इम्पल्स में अगर एक ले लूँ और उसको इंटीग्रेट करता चला जाऊं तो मेरे पास स्टेप, रैम्प और पैराबोला डिफरेंट फंक्शन जो है वो बनने शुरू हो जाएंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उसके लिए एक सिमुलिंक मॉडल खोल लेते हैं। होम में जाएंगे, न्यू में जाएंगे और सिमुलिंक मॉडल ओपन कर लेंगे। यहाँ से ब्लैंक मॉडल ओपन करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम जो सिमुलिंक लाइब्रेरी खोल लेंगे। डिस्क्रीट इम्पल्स आपको जो है वो डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग के टूल बॉक्स में मिलेगा। ठीक है, सोर्सेस डिस्क्रीट इम्पल्स। ठीक है, तो आपने डिस्क्रीट इम्पल्स लेना है। ठीक है, ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं। सेकंड हमारे पास ऑप्शन एक होता है शॉर्टकट, वो मैं आपको बताता हूँ। फिर हमें इंटीग्रेटर चाहिए, इंटीग्रेटर आपको कंटिन्यूस में मिलेगा। ये इंटीग्रेटर है। अब इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बजाय मैं कंट्रोल आई दबाऊंगा तो ये मेरे पास मॉडल में ऐड हो जाएगा। तो मुझे टोटल 3 इंटीग्रेटर्स चाहिए, तो मैंने 3 इंटीग्रेटर्स 3 दफ़ा कंट्रोल आई दबाया तो 3 दफ़ा मेरे पास इंटीग्रेटर्स आ गए। ठीक है, अब मैं इनको कनेक्ट कर लूँगा। तो ये मेरे पास 3 सिग्नल आ गए। इस पॉइंट पे मेरे पास ये जो है वो इम्पल्स है। जब मैंने इम्पल्स को इंटीग्रेट किया जब मैंने इम्पल्स को इंटीग्रेट किया तो मेरे पास जो है वो स्टेप फंक्शन बन गया। ठीक है, जब मैं स्टेप को इंटीग्रेट करूंगा तो मेरे पास रैंप बन जाएगा और जब मैं जो हूँ रैंप को इंटीग्रेट करूंगा तो मेरे पास पैराबोला बन जाएगा। ठीक है, तो ये मेरे पास डिफरेंट इनपुट्स आ जाएंगे। अब मुझे क्या करना है, इनको विजुअलाइज करना है। तो उसके लिए मुझे जो है वो एक अदद स्कोप की जरूरत होगी जो कि आपको
सिंक्स के अंदर मिल जाएगा। अगेन कंट्रोल आई और आपके पास आपके मॉडल के अंदर वो ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब इस स्कोप में मुझे 1, 2, 3 और 4 इनपुट्स को देखना है। तो मैं इधर स्कोप में जाऊंगा, पैरामीटर्स में जाऊंगा और नंबर ऑफ इनपुट पोर्ट्स को कर लूंगा 4। ठीक है, लेआउट सिंगल ही रखना है ताकि एक ही स्क्रीन पे मुझे चारों विजिबल हो जाए। अच्छा, अब मैं इनको जो है वो कनेक्ट करूंगा। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। So this is how your system is going to simulate discrete impulse में आपने क्या काम करना है, डिले सैंपल्स दे दें थोड़े से, ताकि आपका ये थोड़ा सा शिफ्ट हो जाए। ओरिजिन पे होगा तो आपको नजर नहीं आएगा। सैंपल टाइम आपने स्मॉल रखना है ताकि वो प्योर आपके पास जो है वो इम्पल्स जो है वो क्रिएट हो। उसके बाद आपने सिग्नल को सिमुलेट कर लेना है। ठीक है, अब ये इतने पीछे है कि हमें वो नजर ही नहीं आ रहा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसका सिमुलेशन टाइम कम कर देंगे। ठीक है, अच्छा ये हमने बहुत ज्यादा सैंपल टाइम बहुत छोटा किया हुआ, तो हमें इसको बढ़ाना पड़ेगा ताकि इम्पल्स आपके पास थोड़ी सी बड़ी आ जाए। ये देखें, ये आपके पास एक इम्पल्स आ गई, बाकी नहीं आ रहे। उसके लिए आप जो है वो लेआउट में जाएंगे और 4 लेआउट्स खोल लेंगे। ठीक है, और फिर आप इसको सिमुलेट करेंगे और अब आप ये देखें कि सबसे नीचे आपके पास इम्पल्स थी, ये एक सिर्फ इम्पल्स आ रही है, फिर एक स्टेप था, फिर रैंप थी और फिर आपके पास पैराबोला था। अब आप ये देखें, ये आपके पास इम्पल्स आई, ये आपके पास स्टेप आया और ये आपके पास रैंप आया और ये आपके पास पैराबोला आया। जितना ज्यादा आप इम्पल्स का टाइम रखेंगे उतनी खराब आपके पास स्टेप और पैराबोलिक स्टेप रिस्पॉन्स बनेगा। आप इसको जो है वो बढ़ा दें, सैंपल टाइम इसका कम कर देंगे तो इसकी ड्यूरेशन जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो अब आप ये देखें, अच्छा वो डिले टाइम भी वो कम करना पड़ेगा, वो स्क्रीन से बिल्कुल आउट हो गया। अब आप ये देखें कि मैंने इम्पल्स का टाइम ड्यूरेशन बढ़ा दिया, तो अब ये स्टेप प्योर स्टेप नहीं बनी बल्कि इसके अंदर एक स्लोप आ रहा है। ठीक है, तो जितना आपका इम्पल्स का टाइम ड्यूरेशन कम होगा, जब आप इसे इंटीग्रेट करेंगे स्टेप आपके पास उतना अच्छा बनेगा। तो मैं इसको जो है वो कम कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये देखें, इम्पल्स आपकी छोटी है तो आपके पास स्टेप भी बहुत अच्छा जो है वो बन रहा है। ठीक है, सिमिलरली आप जब इसको डिफ्रेंशिएट करते हुए जाएंगे तो आपके पास वापसी इम्पल्स आपको मिल सकती है। डिफरेंशिएटर आपको कहाँ मिलेगा, गेन कंटिन्यूस में जाएंगे तो यहाँ पे आपके पास डिफरेंशिएटर मौजूद है। ठीक है, ये डिफरेंशिएटर आपके पास मौजूद है। आपको जो है वो टास्क के अंदर गिवन है इसकी ब्लॉक डायग्राम। ठीक है, जिसमें आपने जो है वो इंटीग्रेट करते हुए गए तो यहाँ पे आपके पास वो रिजल्ट आ गए। आई हैव कवर्ड दिस पार्ट, मैंने बना के दिखा दिया। आपने ये पार्ट खुद बनाना है, उसको वेरीफाई करना है कि वापसी आपके पास इम्पल्स रिस्पॉन्स आ रहा है या नहीं। ठीक है, तो ये डिफरेंट टेस्ट सिग्नल्स हैं जो कि हम सिस्टम में इनपुट करते हैं टू आइडेंटिफाई डिफरेंट रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम। ठीक है, उसके लिए हमें चाहिए होता है मैथमेटिकल मॉडल। अच्छा, मैथमेटिकल मॉडल हम जो है इलेक्ट्रिकल सर्किट्स को देखते हैं किस तरह से। इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में बेसिकली 3 बेसिक आपके पास कंपोनेंट्स होते हैं, कैपेसिटर, रेजिस्टर और इंडक्टर। ठीक है, इनकी बेसिस के ऊपर आपके जो है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है वो इलेक्ट्रिकल सिस्टम जो है वो फॉर्मुलेट हो रहे होते हैं।
ठीक है, तो इनका आपस में वोल्टेज और करंट के दरमियान क्या रिलेशनशिप है वो जो है अभी हम देख लेते हैं। ठीक है, रेजिस्टर, ओम्स लॉ, बेसिक V इज इक्वल्स टू आई आर, आई इज इक्वल्स टू 1/RV। ठीक है, और वोल्टेज और चार्ज की टर्म्स में बात करें तो वोल्टेज इज इक्वल्स टू R, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज इज बेसिकली करंट। ठीक है, तो इन्होंने करंट को सब्स्टिट्यूट कर दिया है dq/dt से। इम्पिडेंस में बात करें तो वो ये लैपलास डोमेन में उसकी इम्पिडेंस R होती है। ठीक है, कैपेसिटर आपके पास जो है उसका जो वोल्टेज होता है वो बराबर होता है 1/C, सी इज योर कैपेसिटेंस, इंटीग्रल 0 से टाइम, जितनी देर के लिए जो है वोल्टेज अप्लाई किया गया था वो टाइम ड्यूरेशन, आई ऑफ टी डी टी। ठीक है, जितना करंट उसमें से फ्लो हो रहा था। करंट टू वोल्टेज का रिलेशन होता है आई इज इक्वल टू सी डी वी सी ओवर डी टी, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर मल्टीप्लाई बाय कैपेसिटर इज इक्वल टू आई टी। ठीक है, आपके कैपेसिटर में से जो करंट फ्लो होगा। ठीक है, वोल्टेज टू चार्ज में भी वही रिलेशन कर दिया है, वी ऑफ टी इज इक्वल टू 1/C इनटू चार्ज, जो चार्ज कैपेसिटर में स्टोर हुआ है। लैपलास डोमेन में इसकी जो इम्पिडेंस होती है दैट इज 1/CS। इंडक्टर में आपके पास VL बराबर होता है LdI/dt, आई ऑफ टी बराबर है 1/L इंटीग्रल 0 से t V ऑफ टी dt, VT बराबर है LD² QT dt स्क्वायर, और इसकी इम्पिडेंस होती है LS। एक चीज अभी आप जो है वो अपने दिमाग में क्लियर रखें कि हम जो मैथमेटिकल मॉडलिंग करें दैट इज थ्रू डिफरेंशियल इक्वेशंस। ठीक है, यानी हमें जो इक्वेशंस अपने सर्किट को देखते हुए फॉर्म करनी है वो डिफरेंशियल इक्वेशन होनी चाहिए। ठीक है, एनी सॉर्ट ऑफ इंटीग्रल विल रूइन दिस, वो आपकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसे खराब कर देगी अगर उसके अंदर एक इंटीग्रल भी आ गया। ठीक है, तो मैं इसको किस तरह से करता हूँ, आई इग्नोर दीज इंटीग्रल रिलेशन, जो कि यहाँ पे ये दो इंटीग्रल रिलेशन है, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं किसी भी तरीके से अवॉइड कर सकूं कि मुझे ये इंटीग्रल लगाने की ज़रूरत ना पड़े। अगर आप इसको अवॉइड करेंगे इस रिलेशन को, फॉर एग्जांपल मैं IL की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट नहीं करूंगा, इसके साथ मैं IL का कोई और रिलेशन किसी और ऐसे कंपोनेंट के साथ बनाने की कोशिश करूंगा जिसकी वजह से मैं इस इंटीग्रल को अवॉइड कर सकूं। सिमिलरली मैं वोल्टेज के कैपेसिटर के जो वोल्टेज है उसको भी सब्स्टिट्यूट नहीं करूंगा, मैं मेरी कोशिश होगी कि वो वोल्टेज अगर किसी और कंपोनेंट के साथ पैरेलल है तो मैं उसको भी उसको उसके इक्वल सब्स्टिट्यूट कर दूं, बजाय इसके कि मैं ये वाला रिलेशन डालूंगा। इससे मेरे सिस्टम के अंदर एक इंटीग्रल आ जाएगा और मुझे बाद में वापसी इसको रिवर्ट बैक करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो एक एडिशनल मेरे पास काम होगा। तो डिफरेंशियल इक्वेशंस के थ्रू जब भी आपने मॉडल करना है तो आप इन दोनों रिलेशंस को इग्नोर करें। आप ओम्स लॉ के इन दोनों रिलेशन में से कोई भी यूज कर सकते हैं। IC is equals to CdVC over dt, VL is equals to LdI/dt। ठीक है, आप इन रिलेशंस को यूज कर सकते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग सर्किट वेयर इनपुट इज VS एंड आउटपुट इज VC। ठीक है, अब ये एक सर्किट आपको दिया हुआ है जिधर इनपुट जो है VS है, आउटपुट VC है। अब ये जो स्विच है वो है t इज इक्वल टू 0 पे क्लोज हो रहा है। इसका मतलब आपके सिस्टम में कौन सा इनपुट अप्लाई हो रहा है, स्टेप इनपुट अप्लाई हो रहा है। ठीक है, स्टेप इनपुट क्यों अप्लाई हो रहा है, फॉर टी लेस देन 0 आपके पास जो इनपुट वोल्टेज है वो उसका मैग्नीट्यूड 0, यानी इधर 0 वोल्ट अप्लाई हो रहा है। एट टी इक्वल टू 0 ये स्विच क्लोज होता है और एक वोल्टेज यहाँ पे अप्लाई हो जाता है। ठीक है, तो ये जो इस तरह का जो सिग्नल होता है आपके पास वो स्टेप सिग्नल होता है, भी हमने ऊपर देखा था। इनिशियल कंडीशन जो है वो 0 है आपके सिस्टम के, यानी आपका कैपेसिटर फुली डिस्चार्ज है, इंडक्टर फुली डिस्चार्ज है, रेजिस्टर के अंदर कोई करंट या वोल्टेज अपीयर नहीं होगा। सोर्स के वोल्टेज आपको 1 रखने हैं, टाइम इसका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, सोर्स के वोल्टेज इक्वल टू 0 है फॉर टी लेस देन इक्वल टू 0। ये आप जो है बेसिकली स्टेप इनपुट को, यूनिट स्टेप इनपुट को डिफाइन कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिक्स।
तो अभी हमारे पास सर्किट है, दिस इज अ सिंपल सीरीज आरएलसी सर्किट, ठीक है। तो सीरीज सर्किट के अंदर हम लगाते हैं केवीएल, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या कहता है? सम ऑफ ऑल द वोल्टेजेस इन अ लूप इज इक्वल टू 0, ठीक है। यानी अब हम क्या करते हैं, हम एक यहाँ पे जो है वो ड्रॉ करते हैं आप क्या करते हैं, आप एक लूप ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। अब आप काउंट और फिर मार्किंग कर लेते हैं कि यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, इस इंडक्टर का यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, और इधर पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव है। यहाँ पे जो वोल्टेज है दैट इज वी आर, यहाँ पे जो वोल्टेज है दैट इज वी एल, और सी पे जो वोल्टेज है दैट इज वी सी, ठीक है। तो अब आप जब इस पे केवीएल अप्लाई करते हैं तो आप इस एरो की डायरेक्शन को देखते हुए जाते हैं, वी आर प्लस वी एल प्लस वी सी माइनस वी एस इक्वल टू 0, ठीक है। जब आप ये इक्वेशन लिखते हैं और सिंस वी एस एक माइनस में अगर मैं इसको अपोजिट साइड ले जाऊं तो वो हो जाएगा वी एस इज इक्वल टू वी आर प्लस वी एल प्लस वी सी, ठीक है। अब मेरे पास वी आर का क्या रिलेशन है, वी आर, अच्छा, अब डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते वक्त आपने दूसरी हिंट क्या है आपके लिए, वो ये कि आप देखें कि आपका इनपुट क्या है, ठीक है। सबसे पहले आप अपना इनपुट सेलेक्ट करें, मेरा इनपुट है वी एस और मेरा आउटपुट है वी सी, ठीक है। आप अपनी इक्वेशंस के अंदर इन दो चीज़ों को मार्क करें, वी एस और वी सी। इसका मतलब क्या है कि मुझे इन दो वेरिएबल्स को चेंज नहीं करना, ठीक है, क्योंकि ये मेरी वो है जो मेरे सिस्टम में रिक्वायरमेंट्स होंगी। इसके अलावा जितनी भी आपके पास वोल्टेजेस या करंट्स आ रहे हैं उनको आपने ट्रांसफॉर्म करना है कि आइदर वो वीसी के साथ कोई रिलेशन बना ले या वीएस के साथ उनका कोई रिलेशन बन जाए, ताकि आपका जो है वो मामला हल हो जाए, ठीक है। तो आपने इसके लिए इन दोनों का कोई ऐसा रिलेशन या इनका कोई ऐसा जो है वो आपने कोई ऐसी टेक्निक लगानी है कि वीएल और वीआर का या तो वीसी के साथ कोई रिलेशन बन जाए या फिर वीएस के साथ कोई रिलेशन बन जाए, ठीक है। तो वीआर डायरेक्टली तो किसी चीज के साथ पैरेलल नहीं है, ठीक है, ये सीरीज में कनेक्ट है। तो यहाँ पे जो करंट फ्लो कर रहा होगा दैट विल बी आईसी, वो आईसी बराबर होगा आई एल के, और वो आई एल बराबर होगा आपके आई आर से, ठीक है। तो इस रिलेशन के लिए हम क्या करेंगे, हम वी आर को रिप्लेस कर देंगे विद दिस फॉर्मूला, ये रहा वी आर का फॉर्मूला, ये रहा v इज इक्वल टू आई आर। तो हमने यहाँ पे रिप्लेस कर दिया v इज इक्वल टू आई आर, फिर ये आपके पास वी एल है, वी एल किसके बराबर होता है, एल डी आई बाई डी टी, ठीक है। तो हमने वी एल एल डी आई बाई डी टी प्लस वी सी एज इट इज रहा, ठीक है। तो अब आपके पास जो है वो ये आपके पास एक इक्वेशन आ गई, इक्वेशन 3.1। इसको मैं क्लियर आउट कर लेता हूँ। सिंस हमारे पास जो कैपेसिटर का करंट होता है वो बराबर होता है सी डीवीसी ओवर डी टी, ठीक है। और अभी हमने जो है वो एक रिलेशन देखा था कि आई सी इक्वल टू आई एल है और इक्वल टू आई आर है। तो हमने क्या किया, ये जो आई आर है इसको हमने कहा ये आई सी के बराबर है, और ये जो आई टी है इसको हमने कहा ये जो आई एल इंडक्टर का जो करंट है ये भी आई सी है, और आई सी बराबर है सी डी वी सी ओवर डी टी, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने इस रिलेशन को इन दोनों जगहों पर सब्स्टिट्यूट कर दिया, और फिर उसके बाद जो हमारे पास इक्वेशन आई वो ये इक्वेशन आई,
आर ऑलरेडी मौजूद था, मल्टीप्लाई बाय दिस सी और डीवीसी ओवर dt आ गया, प्लस एल ऑलरेडी मौजूद था, ये सी से के साथ मल्टीप्लाई हो गया, एक डेरिवेटिव ऑलरेडी मौजूद था, सेकंड डेरिवेटिव इधर था, इसी वजह से डी स्क्वायर वी सी डिवाइडेड बाई डी टी स्क्वायर प्लस वी सी एज इट इज जैसे यहाँ पे था। ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं है। तो अब आप ये इक्वेशन देखें, इस इक्वेशन के अंदर आपके पास सिर्फ इनपुट है जो कि वेरी कर रहा है, आर और सी इज कांस्टेंट, फिर आपके पास ये आउटपुट है जो कि वेरी कर रहा है, फिर आपके पास ये आउटपुट है जो वेरी कर रहा है, एल एंड सी इज कांस्टेंट, और फिर आपके पास ये आउटपुट है जो कि वेरी करेगा। ठीक है, तो दिस इज द फॉर्म व्हाट वी रिक्वायर। इसी वजह से मैंने आपको कहा था कि आप अपने इनपुट और आउटपुट को पहले सेलेक्ट कर लें, उनको चेंज नहीं करना, और बाकी दोनों चीजों के अंदर ऐसे रिलेशन सब्स्टिट्यूट करने हैं कि वो या तो इनपुट की तरफ चला जाए या आउटपुट की तरफ चले जाए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ये दोनों जो है वो आउटपुट की तरफ चले गए। ठीक है, पीसी ऑफ टी के साथ रिप्रेजेंट हो गए। अब हमने जो है ये हमारे पास जो है डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई जो हमें रिक्वायर्ड है। ठीक है, अब आप डिफरेंशियल इक्वेशंस के थ्रू सिमुलेशन डायग्राम्स बना रहे हो, ठीक है, या फिर आप जो है वो ट्रांसफर फंक्शन बना रहे हो, या फिर आप जो है सिमुलेशन डायग्राम बना रहे हो, ठीक है, या फिर आप स्टेट स्पेस मॉडल बना रहे हो, उसमें आपको डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में होना जरूरी है। ठीक है, इस तरह की फॉर्म में बनाना जरूरी है। ठीक है, तो बेसिक आप यहाँ से, अब हम इसका सोल्यूशन फाइंड नहीं कर रहे। ठीक है, अब हमारे पास तीन अप्रोचेज हैं जो हमने आज की लैब में कवर करनी है। सिमुलेशन डायग्राम किस तरह से बनाई जाएगी, ट्रांसफर फंक्शन किस तरह से निकाला जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए हमें सिस्टम को थोड़ा सा रीअरेंज करना पड़ता है। ठीक है, सिमुलेशन डायग्राम बनाने के लिए आपने क्या करना होता है, आपने अपने सिस्टम में देखना होता है कि मेरे पास हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव क्या है। ठीक है, इस केस में हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव मौजूद था। इक्वेशन 3.3 में हमारे पास हाईएस्ट सेकंड डेरिवेटिव था। इस सेकंड डेरिवेटिव को लेफ्ट साइड पे रखना है, बाकी तमाम चीजों को राइट साइड पे भेजना है। ठीक है, तो इसको मैं अगर लेफ्ट पे रखूंगा, ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे रहेगी। ठीक है, ये वी एस टी उधर आएगा, ये वहां जाके माइनस आर सी हो जाएगा, आर सी डी वी सी ओवर डी टी, ये आ गया आपके पास। ये वी सी टी माइनस वी सी टी हो जाएगा उस साइड पे जाके, प्लस वी एस ऑफ टी एज इट इज रहेगा। ठीक है, अब इसके साथ ये कांस्टेंट है, इसे भी यहाँ से हमने हटाना है और इसको वहां पे ले जाके यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, इस वजह से ये आ गया। तो ये हाईएस्ट ऑर्डर आपके पास लेफ्ट साइड पर है और बाकी तमाम चीजें आपके पास राइट साइड पर है। ये हमारे पास जो यूज होगा, दिस इक्वेशन 3.5 विल बी यूज फॉर सिमुलेशन डायग्राम। ठीक है, हम इसे सिमुलेशन डायग्राम बनाने के लिए यूज करेंगे। अच्छा, इस इक्वेशन को अब हमें जो है वो, अगर हमें जो है वो ट्रांसफर फंक्शन बनाना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपनी इस इक्वेशन को कुछ भी नहीं किया, रीअरेंज किया है। ठीक है, किस तरीके से रीअरेंज किया है कि ये आपके पास डी स्क्वायर वी सी टी डी टी स्क्वायर है। ठीक है, 1/LC डिवाइड हो रहा था होल के साथ, इसको अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 1/LC मल्टीप्लाई बाय आर सी, सी से सी कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा माइनस आर अपॉन एल वी सी डी वी सी ओवर डी टी। तो ये आपके पास ये वो टर्म आ गई, आर अपॉन एल वी सी ओवर डी टी। अभी मैं साइन बताता हूँ, माइनस था प्लस कैसे हो गया, अभी ये भी बताता हूँ। फिर वी सी ऑफ टी जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये 1/LC वी सी ऑफ टी हो जाएगा। ठीक है, और जब ये वी एस ऑफ टी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 1/LC वी एस ऑफ टी हो जाएगा।
अब ये साइन चेंज कैसे हुए, ये सारी की सारी चीजें एक साइड के ऊपर ले आए, तो इसको जब मैं इधर ले आऊंगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, इसको भी लेफ्ट साइड पे ले जाऊंगा पॉजिटिव हो जाएगा, इसको लेफ्ट साइड पे लेके जाऊंगा तो ये माइनस हो जाएगा। इस तो ये सारे साइन चेंजेस आपके पास आ रहे हैं, इक्वल टू जीरो, राइट हैंड साइड पे जीरो है। कुछ भी नहीं किया, सिर्फ इसी इक्वेशन 3.3 को रीअरेंज किया गया और फिर दोबारा से रीअरेंज किया गया। इसको रीअरेंज करने का मकसद सिर्फ इतना है ताकि हम जो है वो सिमुलेशन डायग्राम बना सकें, ठीक है, और हम जो है वो ट्रांसफर फंक्शन बना सकें, ठीक है। अब इस इक्वेशन 3.4 को हमने क्या किया, लैपलास ट्रांसफॉर्म में कन्वर्ट किया। हियर इज योर लैपलास ट्रांसफॉर्म, डबल डेरिवेटिव की वजह से एस स्क्वायर वी सी ऑफ एस प्लस आर अपॉन एल वी सी ऑफ एस, डेरिवेटिव सिंगल था तो ये कैसा आ गया, इधर कोई डेरिवेटिव नहीं है तो ये 1 अपॉन एल सी वी सी ऑफ एस माइनस 1 अपॉन एल सी वी एस ऑफ एस इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो अभी आपके पास जो है वो लैपलास ट्रांसफॉर्म आपने इसका निकाल लिया। हमें क्वेश्चन में गिवन था कि इनिशियल कंडीशन जो है वो सिस्टम की 0 है, इस वजह से हमने इधर इनिशियल कंडीशन मेंशन नहीं करी, ठीक है। अब हम इस लैपलास ट्रांसफॉर्म को जो है वो मैटलैब के थ्रू भी जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए हमें ये इक्वेशन 3.4 को यूज करना पड़ेगा, ठीक है, जिसके अंदर इक्वल टू 0 है और सारी चीजें लेफ्ट साइड पर हैं, ठीक है। तो इक्वेशन 3.4 क्या कहती है, डबल डेरिवेटिव ऑफ वीसी, ठीक है। तो मैटलैब में कैपिटल डी इज डेरिवेटिव, तो हमने डबल डेरिवेटिव किया वीसी का प्लस आर अपॉन एल मल्टीप्लाई बाय सिंगल डेरिवेटिव ऑफ वीसी, हमने सिंगल डेरिवेटिव किया वीसी के साथ प्लस 1 अपॉन एल सी को मल्टीप्लाई किया वीसी के साथ और माइनस 1 अपॉन एल सी को मल्टीप्लाई किया वीएस, वीएस को हमने मैटलैब में कहा कि दिस इज वी आई, ठीक है, सिर्फ चेंज ऑफ वेरिएबल है और कुछ भी नहीं है। LTODE2 दिस इज जस्ट अ नेम, ठीक है। ये एक फंक्शन है जो कि लैपलास ट्रांसफॉर्म को कन्वर्ट करता है, लैपलास में कन्वर्ट करता है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ODE2 इज अगेन जस्ट अ नेम, ODE2 क्यों रखा है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, 2 एक हमने वैसे वेरिएबल रख लिया। ODE2 के अंदर हमने ये जो आपके पास इक्वेशन 3.4 थी इसे हमने स्टोर करा और फिर हमने लैपलास को बता दिया कि ये हमारी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसके अंदर टाइम जो है उसको रिप्लेस करना है विद एस, ठीक है। प्रीटी लैपलास प्रीटी LTODE2 को हमने प्रीटी कर लिया ताकि वो जो है थोड़ा देखने में अच्छा लगे, ठीक है। ये कमांड जो है वो न्यूअर वर्जन के ऊपर नहीं वर्क करती, ठीक है, तो आप इसे इग्नोर भी कर सकते हैं अगर ये नहीं चल रही हो। अब यहाँ पे हम क्या काम कर रहे हैं, हम यहाँ पे क्या काम कर रहे हैं, जब आपके पास इसका आप आंसर देखेंगे तो आपके पास लैपलास VCT TS इतना बड़ी चीज लिखी हुई आएगी, ठीक है, जबकि हम उसको सिर्फ VC ऑफ S के थ्रू रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, सिंपल कर रहे होते हैं, तो बहुत कॉम्प्लेक्स ही चीज आती है। तो इस सब की कमांड क्या करती है, सब्स्टिट्यूट करती है वैल्यूज को, तो उसको इस इक्वेशन के अंदर जो कि आपके LTODE2 है, इसके अंदर जहां जहां लैपलास VCT ऑफ TS मिलेगा उसको वो रिप्लेस कर देगी VC के साथ, ठीक है। ये सबसेट बने हुए, VC ऑफ 0 आपकी इनिशियल कंडीशन है VC की, उसको ये रिप्लेस कर देगा इसकी सेकंड वैल्यू जो कि 0 है। डेरिवेटिव ऑफ VC ऑफ 0 जहां भी होगा उसको रिप्लेस कर देगा इस 0 के साथ और लैपलास VIT TS जहां होगा उसको रिप्लेस कर देगा VI के साथ, तो आपके पास इक्वेशन जो है वो थोड़ी बेहतर जो है वो नजर आनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, ट्रांसफर फंक्शन बेसिकली रिलेशन बिटवीन आउटपुट अपॉन इनपुट, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने इस इक्वेशन को जो है वो रीअरेंज करना है, आपका आउटपुट एक साइड पे और इनपुट दूसरी साइड पे। आप ये वाली देखें, Vs इक्वल RC dVC ओवर dt, ये वाली इक्वेशन अगर आप देखें, अब जब मैं इसका लैपलास ट्रांसफॉर्म लूंगा तो ये हो जाएगा Vs ऑफ S इज इक्वल टू RC S VC ऑफ S प्लस LC S स्क्वायर VC ऑफ S
प्लस VC ऑफ S। तो इन तीनों में VC ऑफ S आएगा। मैं उस VC ऑफ S को अगर कॉमन बाहर निकाल लूं, ठीक है, तो वो मेरे पास आउटपुट होगा। आउटपुट अपॉन इनपुट करना है तो इस VS को यहाँ भेजूंगा, यहाँ ब्रैकेट में जो भी चीज बचेगी है दूसरी साइड पे जाके अपॉन में हो जाएगी। तो फिर उसके बाद आपके पास जो है वो ये वाली इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी 3.7 VC of S output divided by input is equals to 1 upon LC divided by S square plus R upon LS plus 1 upon LC। आपने इसको ड्राइव करना है, अगर कोई प्रॉब्लम आए तो फिर मुझसे पूछ लेगा। अब हमने यहाँ पे ये वैल्यूज एज्यूम कर ली है, रेजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर की ये वैल्यूज हैं। हम उसने यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करके लिखा है। आप मैटलैब में इसको डायरेक्टली भी डिफाइन कर सकते हैं। किस तरीके से मैं आपको बता देता हूँ। विंडो लेफ्ट। अच्छा, अब हम मैटलैब में आ जाते हैं। आप RLC की वैल्यूज जो है वो डिफाइन कर दें, 5000, 1 मिली और 10 पिकोफैराड। ठीक है, फिर अब आपके पास जो है न्यूमरेटर है वो क्या है, N1 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन LC 1 डिवाइडेड बाय L इंटू C। ठीक है, D1 इज इक्वल्स टू S स्क्वायर के साथ 1 है तो हम सिर्फ 1 लिखेंगे, स्पेस दे देंगे। नेक्स्ट वेरिएबल R अपॉन L, इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं फॉर सेफ साइड, R अपॉन L। ठीक है, स्पेस दे देंगे और लास्ट में हमारे पास 1 अपॉन L इंटू C डबल ब्रैकेट क्लोज और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो 1 R अपॉन L 1 अपॉन LC, तो ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर डिफाइन हो गया। अब आप इसको लिख सकते हैं कि मेरे सिस्टम का जो ट्रांसफर फंक्शन है वो बराबर है N1 D1। ठीक है, अब आप इसे सिमुलेट करेंगे सो दिस शुड वर्क और आपके पास जो है वो ट्रांसफर फंक्शन यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो ये अब आपका ट्रांसफर फंक्शन है 1 एक्सपोनेंट 14 जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है S स्क्वायर प्लस 5 एक्सपोनेंट 6 प्लस 1 एक्सपोनेंट 16। तो ये हमारे पास ट्रांसफर फंक्शन आ गया जो हमने लिखा हुआ है। इसका हमने स्टेप रिस्पॉन्स देखना है। ठीक है, तो आप सिंपल स्टेप लिखेंगे और उसके अंदर अपने ट्रांसफर फंक्शन को कॉल करा लेंगे। तो अब आपके पास जो है उसका स्टेप रिस्पॉन्स जो है वो प्लॉट हो जाएगा। ठीक है, दिस इज द स्टेप रिस्पॉन्स ऑफ दिस सिस्टम। ठीक है, तो अब हमने जो है वो डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी देख ली और उससे ट्रांसफर फंक्शन निकालना देख लिया, ट्रांसफर फंक्शन को मैटलैब में डिफाइन करना देख लिया और उसका स्टेप रिस्पॉन्स कैसे निकालना है वो भी देख लिया। आप चाहें तो इसका इम्पल्स रिस्पॉन्स भी सिंपली निकाल सकते हैं जो हमने कमांड्स देखी नहीं ऊपर। थ्रू दिस कमांड इम्पल्स num कॉमा 10, उसकी जगह मैंने डायरेक्ट ट्रांसफर फंक्शन फीड कर दिया, स्टेप डायरेक्ट ट्रांसफर फंक्शन फीड कर दिया। तो आपके पास ये इस तरह का रिस्पॉन्स जो है वो जनरेट करेगा सिग्नल इम्पल्स का और स्टेप का। अच्छा, अब नेक्स्ट टास्क हमने क्या परफॉर्म करना है, हमें सिमुलेशन डायग्राम बनानी है। ठीक है, सिमुलेशन डायग्राम बनाने के लिए हमें ये इक्वेशन 3.5 चाहिए थी। ठीक है, तो सिमुलेशन डायग्राम बनाने के लिए अब हम देख लेते हैं हमें क्या क्या चीजें चाहिए होंगी। सिमुलेशन डायग्राम बनाने से पहले आपने सबसे पहले देखना है कि आपके सिस्टम के अंदर हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव कितना है। इन दिस केस हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव इज 2। ठीक है, तो आप लाइब्रेरी में जाएंगे और आपने दो इंटीग्रेटर लेने हैं, डिफरेंशिएटर नहीं लेने, दो इंटीग्रेटर लेने हैं। ठीक है, दो इंटीग्रेटर आ गए आपके पास। ठीक है, आपने साथ में जो है वो सोर्सेज में जाना है और एक ले लेंगे, मुझे स्टेप इनपुट देना है, ले लिया। अब आपने जो है वो कॉमनली यूज ब्लॉक्स में जाना है और ये सम वाला सिग्नल लेकर आ जाना है। ठीक है,
अभी मैं बताता हूँ कि ये हम क्यों ला रहे हैं, ठीक है। और साथ में आपने गेन का ब्लॉक लाना है, हम इस गेन के ब्लॉक को मल्टीप्लाई कर लेंगे जितनी भी हमें रिक्वायरमेंट होगी। ये देख रहे हैं ये सारी वैल्यूज आपस में सम हो रही हैं, एड सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, ठीक है। तो इस वजह से हमें बेसिकली सम का ब्लॉक चाहिए होता है, ठीक है। तो हमने सबसे पहले देखा डबल डेरिवेटिव था, हमने दो इंटीग्रेटर ले लिए, ये चेन ऑफ इंटीग्रेटर्स कहलाते हैं, आपने इनको आपस में कनेक्ट कर देना है, ठीक है। अब दिस इज वीसी डबल डॉट, दिस इज वीसी डॉट, और ये सिंपल आपके पास वीसी है, ठीक है, और ये वीएस है, ठीक है। तो मैं इसको नाम दे देता हूँ, दिस इज वीएस, ठीक है। अब अगर मेरा यहाँ पे जो है वो वीसी डबल डॉट है, ठीक है, और वीसी डबल डॉट को अगर मैं इंटीग्रेट करूं तो मेरे पास उसका आउटपुट क्या होगा, दैट विल बी वीसी डॉट, ठीक है। और मैं अगर वीसी को इंटीग्रेट कर दूं, वीसी डॉट को इंटीग्रेट कर दूं, तो मेरे पास आउटपुट क्या आएगा, वीसी, ठीक है। तो ये हमारे वो तीनों वेरिएबल्स बन गए जो हमें रिक्वायर्ड है, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं वीसी के साथ क्या है। वीसी के साथ सिंपल 1 का गेन है और वो जाके माइनस होगा, ठीक है। अब इधर देख लेते हैं कि हमारे साइन चेंजेस कितने हैं, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। तो हमें 3 साइन चाहिए, माइनस माइनस और प्लस। तो इस सम पे डबल क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे आप लिस्ट ऑफ साइन बता सकते हैं, ठीक है। तो एक प्लस चाहिए, दो माइनस के चाहिए, तो ये मेरे पास जो है वो इसके अंदर आप देखें डिफरेंट इनपुट सिग्नल्स बन गए। वीएस के साथ आपके पास क्या है, प्लस, तो मैंने ये प्लस कनेक्ट कर दिया। वीसी माइनस के साथ मल्टीप्लाई होके आ रहा है, ठीक है। अच्छा, मैं कंट्रोल आई दबाऊंगा तो ये फ्लिप हो जाएगा, तो ये मैंने वीसी को इधर कनेक्ट किया, ठीक है, और ये आपके पास माइनस साइन में चला गया। देन वीसी डॉट के साथ आपके पास माइनस आर सी आ रहा है, आर और सी मल्टीप्लाई होके आ रहा है, ठीक है। तो अब हमें एक और गेन का ब्लॉक चाहिए होगा, हम कंट्रोल दबा के रखेंगे और उसे ड्रैग करेंगे तो ये कॉपी हो जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या काम करना है, आर इंटू सी करना है। अच्छा, अगर आपने मैटलैब के अंदर सिर्फ आप इतना सा कोड लिख दें जिसमें आपने आरएलसी की वैल्यूज डाली हुई हो और आप इसे रन कर दें, तो ये वर्क स्पेस में आपके पास ये आरएलसी की वैल्यूज डिफाइन है। अगर वर्क स्पेस में आपके पास वैल्यूज डिफाइंड है तो आप इन वेरिएबल्स के थ्रू सिमुलिंक के मॉडल के अंदर जो है वो वैल्यूज को कॉल कर सकते हैं, यानी आपको आर और सी को मल्टीप्लाई करके वैल्यू डालने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट आर और सी यहाँ पे डिफाइन कर दें, आर और सी आप कॉल करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली मल्टीप्लाई हो जाएंगे सॉफ्टवेयर में, ठीक है। तो मैं इस पर डबल क्लिक करूंगा और मैं यहाँ पे सिंपल कॉल करूंगा आर मल्टीप्लाई बाय सी, ठीक है। मैटलैब जो है वो आपका केस सेंसिटिव है, तो आर अगर वहां पे कैपिटल है तो यहाँ भी कैपिटल होना चाहिए, वहां स्मॉल है तो यहाँ भी स्मॉल होना चाहिए, वरना प्रॉब्लम आ जाएगी। तो ये हमारे पास आर सी आ गया, हमने इसे बड़ा कर दिया ताकि थोड़ा विजिबल हो जाए। आर सी का गेन किसके साथ लगना था, वीसी डॉट के साथ, तो हमने ये वीसी डॉट के साथ कनेक्ट किया और ये जाके इधर माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास जो है वो एक डायग्राम बनना शुरू हो गई, ठीक है। अब आप ये देखें इस पोर्ट के आउटपुट पे आपके पास क्या होगा, आपके पास होगा वी आर सी मल्टीप्लाई बाय वी सी डॉट माइनस के साथ, जो कि हमारा ये पहला क्राइटेरिया, ये चीज मिल गई हमें, ठीक है। फिर सेकंड पोर्ट के थ्रू आपके पास आ रहा होगा वी सी माइनस के साथ, यानी माइनस वी सी, हमें ये भी मिल गया, प्लस वी एस, यानी हमें ये भी मिल गया, ठीक है। इक्वल कराने के लिए हमें सिर्फ इन सारी चीजों को मल्टीप्लाई करना है 1/LC के साथ, ठीक है। ये पूरी की पूरी चीज हमारे इस सम के ब्लॉक से आउटपुट हो रही है, इसको हमें मल्टीप्लाई करना है 1/LC के साथ। तो हमने इसको एक और लिया, इसको वापसी फ्लिप किया,
इधर हमने फॉर्मूला डिफाइन कर दिया 1 डिवाइडेड बाय L इंटू C। ठीक है, तो ये 1/LC हो गया। अब यहाँ पे मेरे पास ये पूरा ब्लॉक था, इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 1/LC से, तो अब ये जो है वो इक्वल हो जाएगा किस चीज के, VC डबल डॉट के। तो मैं इसको VC डबल डॉट के साथ कनेक्ट कर दूंगा। इट इज एज सिंपल एज दैट। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अब आपने ऑब्वियसली रिजल्ट देखने हैं, उसके लिए आपको जो है वो एक स्कोप रिक्वायर्ड होगा। आप जाएंगे और एक स्कोप निकाल के ले आएंगे। तो ये हमने एक स्कोप निकाल लिया। नंबर ऑफ इनपुट पोर्ट्स आपने इसकी जो है वो बढ़ा के जो है वो 2 करनी है। लेआउट इसका डबल करना है, अप्लाई करना है और ओके कर देना है। ठीक है, नीचे वाले पे हम VC को कनेक्ट कर लेते हैं, ऊपर वाले को हम VS पे कनेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा अब हमें यहाँ पे मैनुअल में दिया हुआ है कि हमें स्टेप टाइम इसका 0 रखना है और हमने जो है सिमुलेशन टाइम 2.5 माइक्रोसेकंड रखना है। 2.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -6। ठीक है, 2.5 माइक्रो सेकेंड हो गया। ठीक है, इसका बाय डिफॉल्ट यूनिट सेकेंड होता है। अब आपने सिस्टम को सिमुलेट कर लेना है। सिस्टम सिमुलेट होने के बाद आपने इसको ऑटो स्केल करना है। ठीक है, ऑटो स्केल करने के बाद आपको ये चीज नहीं दिख रही क्योंकि ये हमने इसका स्टेप टाइम 0 रख दिया था, इस वजह से आपको वो चेंज दिख नहीं रहा स्टेप का। ठीक है, अगर हम इसका स्टेप टाइम थोड़ा सा बढ़ा दें 0.1 2 3 4 5 6, क्योंकि ऑलरेडी टाइम सिमुलेशन टाइम जो माइक्रो सेकेंड्स के अंदर है, तो अब आप देखें कि आपको यहाँ पे वो स्टेप दिख रहा है। ठीक है, और ये इसका रिस्पॉन्स है, ये रिस्पॉन्स वैसा ही है जैसा हमने अभी थोड़ी देर पहले स्टेप रिस्पॉन्स के अंदर देखा था। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है वो सिमुलेशन डायग्राम्स को जो है वो बना रहे होते हैं और सिमुलेट कर रहे होते हैं। ठीक है, आप डायरेक्ट वैल्यूज भी प्लग इन कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे 1 इंटू 10 की पावर 14 आ रही है। ठीक है, तो आप इस तरह भी कर सकते हैं और आप चाहें तो इस तरह से वेरिएबल जो है वो वर्क स्पेस के अंदर डिक्लेयर करके उन्हें कॉल करा सकते हैं, तो वो मल्टीप्लिकेशन ऑटोमेटिकली हो जाएगी। लैब एक्सरसाइज में आपने क्या काम करना है, आपने इसका डिफरेंशियल इक्वेशन का मॉडल निकालना है। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन का मॉडल आपने प्रॉपरली इसी तरह से टाइप करना है जिस तरह से आपके पास आपके मैनुअल के अंदर टाइप करके आपको दिया गया है। ठीक है, इक्वेशन नंबर डाल के प्रॉपरली। ठीक है, और फिर आपने इसका जो है सिमुलिंग मॉडल बनाना है यूजिंग सिमुलेशन डायग्राम। ठीक है, हमने लैब 2 के अंदर किया था एक सिमुलिंग मॉडल, वो सिमस्केप था, फिजिकल सिस्टम मॉडलिंग। सिमस्केप जब वर्ड यूज होगा तो आपने इसका फिजिकल सिस्टम मॉडल बनाना है। जब सिमुलेशन डायग्राम का वर्ड यूज होगा तो आपने ये वाला काम करना है जो कि हमने अभी यहाँ पे ये किया है। ठीक है, चेन ऑफ इंडिकेटर्स के थ्रू जो हम काम करते हैं वो आपके पास जो है वो सिमुलेशन डायग्राम होती है। ठीक है, जिसमें आपको बताया है कि इनपुट आपका IF है, आउटपुट आपका IL है। अकॉर्डिंगली आपने जो है वो इलेक्ट्रिकल लॉस को यूज करना है और इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बना के और फिर आपने उसकी सिमुलेशन डायग्राम बना लेनी है। ठीक है, एक हिंट मैं आपको दे दूं कि हमने जो अभी एक्सरसाइज के अंदर किया है दैट इज सिंपल सीरीज RLC सर्किट। लैब टास्क के अंदर आपको दिया हुआ है पैरेलल RLC सर्किट। ठीक है, सीरीज में हमने KVL लगाया था, पैरेलल में हम KCL लगाएंगे, किरचॉफ्स करंट लॉ। ठीक है, किरचॉफ्स करंट लॉ क्या कहता है, सम ऑफ ऑल द
current entering the node is equal to sum of all the currents leaving the node। ठीक है, तो ये एक हिंट थी। अब आपने इस हिंट को यूज करते हुए बाकी जो भी मैंने आपको हिंट्स प्रीवियसली अभी दी थी इसी लैब के अंदर, जो भी मैंने थोड़ी देर पहले डिस्कस की थी हिंट्स कि डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते वक्त आपने किन चीज़ों का ख्याल रखेंगे, तो आप जो है वो काम सही तरीके से कर लेंगे। सुटेबल वैल्यूज ऑफ RLC इन ऑर्डर टू चेक द रिस्पॉन्स। आपने RLC की वैल्यूज रखनी है, जो भी वैल्यू रखें, जिस तरह से मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि मैंने ये वैल्यूज रख के जो है सिस्टम को सिमुलेट किया है। सिमिलरली आप अपने लैब टास्क के साथ भी उन वैल्यूज को जो है वो मेंशन करेंगे कि आपने RLC की वैल्यूज क्या रखी है, सिमुलेशन टाइम क्या रखा है और स्टेप टाइम क्या रखा है। टास्क 2, व्हाट इज मैथमेटिकल मॉडल एंड व्हाई वी ड्राइव द मैथमेटिकल मॉडल ऑफ द सिस्टम। मैंने इसको बहुत डिटेल में डिस्कस किया लैब के अंदर। मैथमेटिकल मॉडलिंग की अप्रोचेस भी मैंने डिटेल में डिस्कस की है। राइट MATLAB कोड टू फाइंड लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ टास्क 1। टास्क 1 की जो आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन निकली है उसका लैपलास ट्रांसफॉर्म निकालने के लिए आपके पास MATLAB कोड क्या होगा। MATLAB के थ्रू अगर लैपलास ट्रांसफॉर्म निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। दिस इज योर टास्क नंबर 4। ठीक है, तो दैट्स इट आज की लैब के लिए। लैब नंबर 3, मैथमेटिकल मॉडलिंग ऑफ डायनामिकल सिस्टम यूजिंग डिफरेंशियल इक्वेशन एंड ट्रांसफर फंक्शन। आप जाएं, इसके अंदर जो भी एक्सरसाइजेस दी हैं उन्हें परफॉर्म करें। परफॉर्म करने के बाद जो है आप लैब टास्क को परफॉर्म करें। ठीक है, ये आपके लैब टास्क हैं, ये आपकी लैब एग्जांपल्स थी जो भी आपको दी हुई थी। इन दोनों को परफॉर्म करें और उसके बाद अगर कोई इशू आ रहा हो तो आप वो जो है लाइव सेशन के अंदर हम उसे डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।